हेलो। कर चालू जरा दो। वो बंद कर दे जरा ट्यूबलाइट एक बार ये। पढ़ रहे हैं इकोनॉमी। ठीक। और इसमें क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल? अर्थव्यवस्था को कैसे मापते हैं, कैसे करते हैं इसका मेजरमेंट। तो कल हमने पढ़ा क्या कि एक तो इसे मापते हैं कैसे, राष्ट्रीय स्तर पर, और एक कैसे मापते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की और अलग अलग एजेंसियां हैं जो पूरे वर्ल्ड को अलग अलग पैमानों पे, सूचकांक पे माप रही है। नेशनल लेवल पे दुनिया का हर देश माप रहा है, वो बिल्कुल समान रूप से माप रहा है। कैसे? जो नेशनल लेवल पे जीडीपी को मापते हैं या किसी देश की अर्थव्यवस्था को, उसमें कौन है? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीबीए, रियल और तो चालू करना है यहां से। अब टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल ना बोल दिए कोई भी। कोई बात तो पूछना तुरंत एकदम। जीडीपी। ठीक। इतनी बात लिख ली। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैथमेटिक्स में तो होता है टोटल, और इकोनॉमी में क्या होता है? ग्रोस। ये कहते हैं कुल, इसे कहते हैं सकल। तो ये क्या वर्ड है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक। क्लियर? तो जीडीपी क्या है? सिंपल शब्दों में कहें, एक वर्ड में, देश का कुल पैसा है जीडीपी। देश का कुल पैसा है जीडीपी। लेकिन ये तो एक आम बोलचाल की भाषा में पैसा है जीडीपी। ज्योग्राफी या इकोनॉमी के टर्म में इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा लिखो पहले। एक वित्तीय वर्ष में, इंग्लिश मीडियम वालों को बोलो इंग्लिश मीडियम में बाकायदा, एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में, एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में, एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित, उत्पादकों, सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है।
इसे कहते हैं अर्थव्यवस्था की भाषा, जो अजीबोगरीब है। इसके हर वर्ड को जब तक आप समझ ना जाएं तब तक टॉपिक दिमाग में आने का नहीं। क्या मैटर है? इंग्लिश वाले है, कोई इंग्लिश में लिख रहा फिलहाल? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which produced by all producers in their domestic limit and one fiscal year called GDP। अगर ऐसे लिख के परिभाषा चलते हैं दिमाग में कुछ नहीं आना। अब देखो तुमने क्या लिखा फिलहाल, एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में क्या लिखा हुआ वर्ड, ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा कुछ लोग इसकी पीडीएफ मांग रहे हैं, इसकी पीडीएफ ना लो। पीडीएफ 500 पेज की है, 400-500 पेज की, और ये पूरा खेल खत्म होगा मुश्किल से 60-70 पेज के अंदर। बिल्कुल टू द पॉइंट क्लास की बात लिखो, आपको टाइम बचेगा बहुत सारा, और यहाँ हर बात मिलेगी अपडेट बिल्कुल पीडीएफ से भी ऊपर। एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित, अंतिम बात क्या कही, अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का कैसा मूल्य, मुद्रा के रूप में मूल्य, पैसे के रूप में उसकी वैल्यू। इंग्लिश में हमने ये बात पढ़ी, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोड्यूसर्स इन देयर डोमेस्टिक लिमिट एंड वन फिस्कल ईयर। एक वित्तीय वर्ष क्या होता है? भारत का वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसे हमने 1 जनवरी क्यों नहीं किया? पूरा साल रहता है एक साथ, बढ़िया। पीडीएफ दिमाग में कुछ नहीं आने का, पढ़ने से आएगा भाई। सागर कुमार, हमारी फसलें कटती है कब? बैसाखी आने पे, जब से रियल में हमारे घर में 2 पैसे आते हैं उस समय शुरू होता है क्या? अप्रैल से। तो तब से चला हमारा क्या? वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष का मतलब क्या है? जब हमारे पास वित्तीय धन आना शुरू हो जाए। इसीलिए क्या रखा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक, पूरे देश में इसकी बात चल रही है। बस हम क्या करेंगे, इस पैसे में जिसे हम कह रहे हैं देश का कुल पैसा, इसमें केवल वही पैसा, वही उत्पाद, वही सेवा, उसी का मूल्य शामिल करेंगे जो इससे इसके बीच में हो, ना इससे पहला ना इसके बाद का, एक अवधि के बीच का। बस एक वित्तीय वर्ष में। ये क्या मतलब है? व्हाट इज डोमेस्टिक लिमिट या घरेलू सीमा? क्या होते हैं घरेलू सीमा? ये बताओ, आप और मैं इस देश में कोई उत्पादन कर सकते हैं कहां रहकर? इस देश की सीमाओं में रह के। ये तो पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, वहां तो उत्पादन नहीं कर सकते। तो पहली सीमा कौन सी है? जिसके अंतर्गत रह के हमें अपना कोई उत्पाद या कोई सेवा पैदा करनी है। पहली सीमा है भौगोलिक सीमा, ज्योग्राफिकल लिमिट। इस देश की भौगोलिक सीमाओं में रहते हुए जो भी उत्पादन करेंगे और उसका जो भी अंतिम वैल्यू होगी उसे ऐड करेंगे अपने जैसे कुल पैसे में, अर्थात जीडीपी में। सेकंड सीमा क्या है? सेकंड सीमा है, एक सीमा है
दुनिया में एक देश है कौन, एक संघ है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। तो यूएनओ की एक संधि है जिसका नाम है अंकलोस। क्या नाम है? अंकलोस। यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑन सी। समुद्र के पूरे नियम पूरे वर्ल्ड में कौन तय करती है? ये संधि। ये संधि कहती है कि कोई भी देश अपनी बेस लाइन से यानी तट रेखा से कहां तक? 200 नॉटिकल माइल तक। कितने तक? 200 नॉटिकल मील तक क्या निकाल ले? तेल निकाल ले, गैस निकाल ले। कोई द्वीप ना हो, आर्टिफिशियल द्वीप बना ले। कोई द्वीप हो, उससे कोई इस्तेमाल करना चाहता हो, पर्यटन का, तेल का, गैस का, खदान का, कुछ भी। तो दुनिया में कोई भी देश अपने तट रेखा से कहां तक? 200 नॉटिकल मील तक तेल निकाल ले, गैस निकाल ले, कोई भी आर्थिक इस्तेमाल करें, इसे कहते हैं क्या? EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यानी दुनिया के हर देश को यह अधिकार है कि वो अपनी तटरेखा से 200 नॉटिकल मील तक तेल, गैस या कुछ भी आर्थिक इस्तेमाल करे। वो कहां जुड़ेगा? उसकी जीडीपी के अंदर। इस सीमा का नाम है क्या? जलीय सीमा, एक्वाटिक लिमिट या वाटर लिमिट। हमारे देश की जीडीपी में क्या शामिल है कि एक तो वो उत्पाद या सेवा कब की हो? 1 अप्रैल से 31 मार्च की, और वो हमारी सीमाओं में हमने रहते हुए पैदा की हो या उत्पादित की हो। कौन सीमा? भौगोलिक सीमा, जलीय सीमा। अगली सीमा कौन सी है ये बताओ? एक कंपनी है, मान लिया एयर इंडिया, सब जानते हैं। अब तक भारत सरकार की थी, किसकी हो गई है? टाटा की। सबको अंबानी बना दो। किसकी? टाटा ने कभी शुरू की थी 1932 में और दोबारा खुद से खरीद ली। ठीक, घाटे का सामान था एकदम, कहां गया है? फायदे में। ठीक, तो एयर इंडिया के विमान दिल्ली से उड़े और दिल्ली से वो कहां चले जाए? मान लिया सिंगापुर, न्यूयॉर्क, लंदन, कहीं भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और जो इनमें बैठे हुए हैं उनसे किराया ले रहे हैं। तो ये चाहे सेवा पूरे वर्ल्ड में कहीं दें, कुछ भी कमा कर लाएंगे तो वो कहां शामिल होगा? जीडीपी में। इस सीमा का नाम है क्या? एयर लिमिट, वायु सीमा। ऐसे ही तुमने सिर्फ उड़ने वाले का नाम नहीं, चाहे बाहर चलने वाला कोई शिप हो, वो शिप चाहे 50 कंट्री में होके आ जाए, कुछ कमा के लाएगा तो कंपनी भारत की है, शिप भारत का है, तो कमाई किसकी होगी फिर? भारत वाले की। वायु सीमा सब कहां आएंगे? इसमें। अब तुम एक बात का उत्तर दो, अगर कोई आदमी यूरोप से, अमेरिका से भारत में आना चाहता है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो भारतीय ना हो, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे लेना पड़ेगा वीजा। वीजा क्या होता है? वीजा क्या होता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वीजा एक वैधानिक दस्तावेज है जो किसी देश में आपको एक निश्चित समय के लिए रहने का अधिकार देता है। ठीक, तो कोई भी भारत में आना चाहता हो, किसी भी देश का हो, एनी कंट्री का, तो उसे लेना पड़ेगा हमारे देश का वीजा। क्लियर? और ये वीजा कहां से मिलते हैं? हर देश में हमारी खुली हुई है क्या? एम्बेसी। तो तुम्हें यह बात ध्यान रखनी कि एम्बेसी में जो अधिकारी बैठा है उसका नाम है IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। ठीक, इसका नाम एक तो होता है राजदूत और एक होता है क्या? उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर या एम्बेसडर। हाई कमिश्नर या एम्बेसडर। जो राष्ट्र गुलाम रह चुके हैं ब्रिटेन के, उनमें तो राजा केवल एक ही है विधिवत रूप से, उसका नाम था अब तक क्वीन। क्वीन मर चुकी है और अब कौन आ गया है? किंग चार्ल्स तृतीय। ठीक ठीक, तो अब उनके यहाँ पर कोई भी अगर एक देश से दूसरे में जाके बनता है राजदूत, तो उसका नाम क्या होगा? हाई कमिश्नर। ठीक, वो राजदूत नहीं हो सकता।
भारत से पाकिस्तान में कौन है? उच्चायुक्त। जो देश गुलाम नहीं रहे किसके? ब्रिटेन के, अगर उनके एक दूसरे के यहाँ क्या होते हैं नियुक्त? राजदूत। तो वहां नाम क्या है? एग्जैक्ट राजदूत। तो यूएसए में कौन है? राजदूत। ठीक, एम्बेसडर। तो नाम का अंतर है, काम दोनों एक ही है। ठीक, तो किसी का पासपोर्ट खो जाए उस पर क्या लगा सकता है? ये पेनल्टी। जो वीजा लेगा उससे कुछ फीस इकट्ठी करेगा, यानी ये कुछ भी कमाएगा, कुछ भी। इसके जितने अधिकारी हैं, इतने कर्मचारी, सब जो तनख्वाह पाते हैं कहाँ से पाते हैं? भारत सरकार से। ठीक, क्या सारी सुविधाएं, वेतन भत्ते कहाँ से मिल रहे हैं? भारत से। ये भारत के राजा अर्थात राष्ट्रपति के दूत हैं, जो उस देश में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने भारत को। तो कोई भी भारत में आना चाहता हो तो देनी पड़ेगी उसे कुछ फीस वीजा की। ठीक, अगर पासपोर्ट गुम जाए, कोई सहायता चाहिए, और तो कुछ भी कमाई करे किसी भी रूप में, तो सारा पैसा कहाँ आने वाला? और वो कहाँ शामिल होगा? भारत की। इसे कहते हैं दूतावासीय सीमा। दूतावासीय सीमा। ठीक, तो घरेलू सीमा से तात्पर्य है इन 4 प्रकार की सीमाओं से। इन सीमाओं में रहते हुए जो भी आप कमाओगे, किसमें? एक वित्तीय वर्ष में, देश की घरेलू सीमा में। अब ये बताओ, भारत के अंदर क्या केवल जो भारतीय हैं वही करते हैं उत्पादन? यहां तो दुनिया भर के लोग हैं, हजारों कंपनी ऐसी हैं जो बाहर की हैं, उत्पादन कर रही हैं भारत में। हमारे साबुन तेल कौन बना रही? हिंदुस्तान यूनिलीवर। क्लियर? यानी ऐसी ढेरों कंपनियां भारत में काम कर रही हैं जो भारतीय नहीं है, और वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। ठीक, तो सभी उत्पादकों में कौन शामिल है? भारतीय उत्पादक भी और गैर भारतीय उत्पादक भी। इनमें से कोई भी भारत में कोई भी उत्पादन करे, उसकी जो भी वैल्यू बैठती है बाजार के हिसाब से, वो कहां शामिल होगी? जीडीपी में। ठीक, क्या भारतीयों का तो उत्पादन भी, लाभ भी, टैक्स भी सब कहां है? भारत में ही। लेकिन अब तुम करते हो नौकरी वोडाफोन में, वोडाफोन का ऑफिस है, और तुम वहां करते हो नौकरी, तो वोडाफोन से तुम्हें तनख्वाह मिल गई कुछ, तो वो कहां रह गई? भारत में ही। ठीक, और सरकार को जो इसने टैक्स दिया वो कहां रह गया? भारत में ही। तो इससे क्या है हमने प्राप्त की? 2 प्रकार की। एक, इसने बनाया कोई उत्पाद, ठीक, तो उसकी वैल्यू कहां ऐड हो गई? वहां। इसमें काम करने वाले आदमी जो नौकरी पा गए, उनका पैसा कहां शामिल है? हमारे देश में रुक गया। और सेकंड क्या चीज? सरकार को मिलने वाला टैक्स। लेकिन अगर वोडाफोन में कुछ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पता लगा वोडाफोन ने पूरे 1 साल में काम करके बचा लिए 100 करोड़, तो ये उसका मालिक खुद है अपने आप। ये इसे किसी को दान दे दे, अपने देश ले जाए, इसका मालिक ये है। इससे हमने क्या प्राप्त कर लिया? रोजगार और टैक्स। ठीक, लेकिन कोई भी उत्पाद ये बनाता हो वो कहां शामिल होगा? भारत की जीडीपी के अंदर। तो एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। हमने वस्तु और सेवा सुनी है, अंतिम से क्या मतलब है? अंतिम क्यों लिखा? बिल्कुल सही। कोई एग्जाम्पल दे दो जरा। इकोनॉमी दिमाग में तभी आएगी जब आपके दिमाग में बिल्कुल एग्जाम्पल आ जाए। जी कर्णवाल जी, एग्जाम्पल दे दे कोई जरा, ऐसा कोई उदाहरण जिसे हम अंतिम वस्तु कहते हैं। अब एक उत्पाद का नाम है कपास। किसने उगा दी? हम किसान, हमने क्या उगा दिया? कपास। और कपास से किसी ने तो बना दिया धागा, ठीक, और इसे किसी ने बुन दिया, और क्या बना दिए? कपड़े। तो कपास एक कच्चा माल है जो हमने कहा उगाया और कंपनियों को बेच दिया। कंपनियों ने इसे क्या बना दिए? धागे।
क्या बना दिए, अलग अलग उत्पाद, कपड़े के अलग अलग शर्ट एटसेट्रा, जितने भी सामान बन सकते हैं। तो अब यहां से यहां, यहां से यहां, अंतिम चीज क्या है, तो बाजार में शर्ट बन के आई है, कहां से, कपास या ऐसे उत्पादों से जो इसमें हैं। तो अब जीडीपी के अंदर इसके दाम शामिल करूं, इसके करूं, इसके करूं, इसके, पता लगा ये शर्ट अगर 1,000 रुपए की है तो 1,000 में सब शामिल हो गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अभी शायद क्लियर ना हो बातचीत। हम किसान, हमने क्या उगा दिया, अनाज, अनाज हमने किसी को बेच दिया, ठीक, उसने उसका बना दिया आटा, या तो आपने आटा इस्तेमाल कर लिया, ठीक क्या, या किसी और ने आटे से क्या बना दिए, ब्रेड, क्या बना दिए, बिस्किट, क्या बना दिए, केक एटसेट्रा, पिज्जा, किसके बन रहे सब ये, अलग अलग प्रकार के अनाजों से। तो अनाज का दाम चेक करें जीडीपी में, आटे का, या जो अंतिम उत्पाद है जिसके बाद उत्पाद की यात्रा समाप्त हो जाती हो, ब्रेड तुम लाए, खेल खत्म, पैसा हजम, यानी अंतिम उत्पाद, और इनका बाजार में जो भाव हो वो जोड़ दो, ठीक। अब इसे कहते हैं जीडीपी। भाई बंद कर दिए, मौसम बदल रहा और खांसी जुकाम चल रहा तगड़ा करके। अब देखो जरा एक बार, इतनी बात में कोई बात ना समझो तो बताओ। एग्जाम्पल, कहीं से लोहा निकला, ठीक, किसी ने बना दिया इसका स्टील, सांचों में ढाल के, सरिया गाटर एटसेट्रा सामान, और किसी ने बना दिया इससे इंजन। जो वैल्यू लोहे की है क्या वो इंजन की है, नहीं, इसकी वैल्यू में इसने कुछ ना कुछ ऐड कर दिया, क्या मिला दी, टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस, नॉलेज, हर चीज। और किससे क्या बना दिया, बहुत सारे सामान जोड़कर बना दिया ट्रैक्टर, क्या बना दी, कार। कैसे बन रखे, लोहे के अलग अलग पार्ट हैं, टायर हैं, अलग अलग सामान हैं, सब मैन्युफैक्चरिंग किए और क्या बन गया है, ट्रैक्टर, कार एटसेट्रा। तो ये सामान था। अब इसकी वैल्यू हमें ऐड नहीं करनी, नहीं तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, रिपीट, इसका कुछ दाम होगा फिर इसका होगा, अंतिम क्या पता लगा कि ट्रैक्टर है 6 लाख का, ट्रैक्टर है 6 लाख का। तो 6 लाख में इन सब की वैल्यू ऐड हो गई है, सब ने अपने अपने पैसे ले लिए हैं, अब अंतिम वाले को पैसे निकालने हैं अपने लाभ एटसेट्रा सहित, ठीक। तो ये क्या चीज है, इन्हें कहते हैं अंतिम वस्तु और सेवाएं। अंतिम सेवा, जिसके लिए किसी ने अंतिम रूप से पे कर दिया वो अंतिम सेवा है। अब इतनी बात में कोई दिमाग में ना आया तो पूछो आप तुरंत। क्लियर, अब जरा बताओ एग्जाम्पल। अब इतनी बात समझने के बाद मान लिया हमारे देश में एक दवा बनी, मान लिया हमारे देश में, मान लिया हमारे देश में एक दवा बनी, ठीक, उस दवा के दाम हैं कितने, 100 रुपये, ठीक, हमारे देश में एक दवा बनी, उस दवा के दाम हैं 100 रुपये, क्लियर। वो दवा रखी बिकी, उसकी एक्सपायरी 2 साल की है, कितने की, एक्सपायरी 2 साल की है, और ये दवा बनी तो 2022 में और ये बिकी 2024 में जाके। तो बताओ ये पैसे किस वर्ष की जीडीपी में शामिल होंगे, 2022 की या 24 की। कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना अभी। 22 वाले कितने हैं,
यह शामिल होगा 2022 की जीडीपी में। ये 22 वाले कौन थे? समझदार। क्यों ऐसा हो सकता है ये 24 में ना बिके, ये एक्सपायर हो जाए, खत्म ही हो जाए, डिस्ट्रॉय करनी पड़ जाए, ठीक है। तो जो चीज एक बार जिस वित्तीय वर्ष में बन गई है उसे वहीं शामिल कर लिया गया है। इसके बाद ये बिके ना बिके, सड़े, कुछ भी हो जाए, हमें इससे कोई मतलब वास्ता नहीं है। अगर ये एक वित्तीय वर्ष में बन गई है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में, तो जब भी ये बनेगी एकदम काउंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कभी बिके। ऐसे बहुत से वाहन हैं जो अब तो बन गए और 3 साल बाद बिके, कोरोना काल के कारण से बंद पड़े रहे, तो वो तो एक बार उनकी वैल्यू काउंट हो गई। अब चाहे वो बिके चाहे ना बिके, चाहे टूट के दोबारा बने चाहे खत्म हो जाए, हमें इससे कोई मतलब वास्ता नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, कॉन्सेप्ट क्लियर। भारत में 10 कार बनती है, कितनी? हम कह रहे एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कैसा मूल्य? पैसे के रूप में मूल्य, जो बाजार में उनका भाव है। भारत में 10 कार बनी, कब? 2022 में, ठीक। एक कार मान लिया 10 लाख की है, तो 2022 में भारत की जीडीपी है कितनी? 1 करोड़ 100 लाख। 2022 में जीडीपी कितनी हमारी? 1 करोड़। अब 10 में से 5 कार तो बिक गई 2022 में ही, और 5 कार बिकी 2023 में, तो 2023 की जीडीपी में इन्हें ऐड करेंगे? नहीं, नहीं। ये तो 10 की 10 एक बार ऐड होली, इनका रिपीटेशन नहीं करने के। बात क्लियर? यानी जो चीज इस देश में एक बार बन गई और उसकी वैल्यू एक बार जीडीपी में ऐड हो गई, जिस वर्ष में वो बनी है उसे दोबारा कभी ऐड नहीं करने के। तो एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादक, चाहे उसे कोई बनाए, हुंडई बनाए, सुजुकी बनाए, कोई बनाए, सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? पहली बात क्लियर, किसे कहते हैं? जीडीपी। अब इसी में कुछ एक्स्ट्रा बातचीत है। अगला वर्ड है, पहली बात तो क्लियर। अब ये बताओ दुनिया की टॉप 5 जीडीपी कौन है? वर्ल्ड की टॉप 5 जीडीपी। वर्ल्ड पे नंबर 1 यूएसए। यूएसए की जीडीपी कितनी है? 25,000 बिलियन डॉलर, या क्या कह दूं मैं इसे? 25 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में 1,000 बिलियन, ठीक। बिलियन मतलब अरब, और ये मतलब खरब, ठीक। 25 ट्रिलियन या 25,000 बिलियन डॉलर, वर्ल्ड नंबर 1 जीडीपी। वर्ल्ड नंबर 2 चाइना, कितने पैसे उसके पास? इसका अर्थ ये कदापि नहीं है इतने पैसे सरकार के पास हैं। इस देश की कुल वैल्यू, उत्पाद और सेवा जो यहां बनते हैं उनकी वैल्यू इतनी है, ठीक। तो ये जीडीपी बड़ी है। देश में तो पैसे इतने, इस देश में जो उत्पाद सेवा बन रहा है उसकी वैल्यू इतनी है। जब इतनी वैल्यू का सामान बनते होंगे तो कितना रोजगार पैदा होता होगा, कितना पैसा वहां घूमता होगा। ये क्या दिखा रहा है? इस चीज को, ठीक। नंबर 2 पे 18,000 बिलियन डॉलर, या क्या बोलूं इसे, 18 ट्रिलियन। बिल्कुल लेटेस्ट है ये, नेट खोलो तुरंत मिलेंगे अभी। नंबर 3 पे कौन है? बिल्कुल, तुम्हारे ग्रुप में शायद मैं इस नंबर से नहीं हूं, आंकड़े बिल्कुल अपडेट है, नेट खोलोगे तुरंत मिलेंगे, ठीक है। नंबर 3 पे है
जापान 4300 बिलियन डॉलर, 4.3 ट्रिलियन डॉलर। नंबर 4 पे है जर्मनी, जर्मनी कितना? कौन सा नेट ले बैठे? वो खोलो विकिपीडिया, उसमें मिलेगा बाकायदा। नॉमिनल जीडीपी चेक करो। जीडीपी कई प्रकार की होती है, तुम पता नहीं कौन से देख रहे। 4.03। और नंबर 5 पे आ गया है कौन? इंडिया। 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की। ठीक। कनाडा, फ्रांस, यूके इन्हें बाईपास कर दिया। पहले कहां थे? 7वें नंबर पे, अब कहां है? 5वें नंबर पे। और 3600 बिलियन डॉलर, 3.6 ट्रिलियन डॉलर। ये हैं विश्व की 5 सबसे बड़ी जीडीपी। और ज्यादा नहीं, 2025 तक 100% ये नंबर होने वाला है क्रॉस। और 2030 से पहले पहले भारत कहां होगा? तीसरे नंबर पे। यानी अंतर है कितने का? मात्र लगभग 700 बिलियन डॉलर का, जो बड़े आराम से क्रॉस होगा अगले 5 साल के अंडर अंडर में। 27-28 तक, 30 तक कहां मिलेगा भारत? लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा। ठीक। लक्ष्य है 2025 का, और 27 तक 100% ये हो जाएगा। क्लियर? अगली बात मिटा दूं? लिख लिया? पक्का? अब अगली बातचीत, किसे कहते हैं जीडीपी? क्लियर? और वर्ल्ड की टॉप 5 जीडीपी क्या है? अगला है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये सकल में और नेट में क्या अंतर है जी? बात दोनों जीडीपी की है, दोनों जीडीपी है। एग्जाम्पल दो जरा, मैं जा एकदम तुम बताओगे अंतर क्या है। हमने एक वित्तीय वर्ष में देश में एक कार बनाई है, जिस कार की वैल्यू 10 लाख रुपये है। यही तो हमने कहा था। हमने पूरे एक साल में अपने देश में बस एक ही चीज बनाई है, उसका नाम है एक कार। उस कार की वैल्यू कितनी है? तो इस 10 लाख को मैं क्या कह दूं? गलत तो नहीं बात? क्या बन गई हमारी? जीडीपी। अब ये बताओ, ये जीडीपी सदा 10 लाख की रहेगी? ये कार तो शोरूम से तुम आज लाओ, कल वैल्यू घट जाएगी। क्या मांगती होगी? मरम्मत, टूट फूट, इंश्योरेंस, खर्चे। तो इसे मेंटेन रखना है जीडीपी को। तो अब हमें इसमें से करना पड़ेगा क्या? खर्चे। अगर इस टोटल जीडीपी की वैल्यू में से जितनी वैल्यू घटती जाए उसे घटा दें, इसे कहते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। तो जो बचता है वो नेट वैल्यू है। तुम्हारी कार तुम शोरूम से लाए 10 लाख की थी,
उसमें टूट फूट मरम्मत हुई, साल भर बाद एक वित्तीय वर्ष में जब वो बची सब कुछ घटाने के बाद, तो क्या निकल के आया? शुद्ध जीडीपी कितनी है हमारी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमने अपने देश में एक घर बनाया, ठीक, एक घर बना, पता लगा 50 लाख का, बढ़िया घर बनाया, ठीक, कितनी हो गई हमारी जीडीपी? 50 लाख। एक देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो हमने एक उत्पाद बनाया कोई, वो चलने वाला हो चाहे स्थिर हो, ठीक, उसकी वैल्यू कहलाती है क्या? जीडीपी। अब ये घर क्या मांगता होगा? जितने भी उत्पाद हैं सबके अंदर होता है क्या? मेंटेनेंस, रख रखाव, वेयर एंड टियर, टूट फूट, मरम्मत, रिपेयरिंग। तो घर का जो आंका गया है कि इसका जीवन काल है 100 वर्ष का, इसकी हर साल 1% वैल्यू घट रही है और 100 साल में 100% खत्म हो जाएगा। एक पंखा हमने बनाया देश की जीडीपी में, पंखा है 2000 रुपए का, इसके 15% वैल्यू हर साल घट रही है, 10 साल के आसपास ये खत्म। तो हर उत्पाद की ऐसे एक वैल्यू घटती जा रही है, उसमें हो रहे खर्चे, टूट फूट इत्यादि, ठीक। तो वो इसमें से घटा दें तो जो बचा है वो कौन है? क्या होती है? एनडीपी। बात क्लियर? इतनी बातें में समस्या को पूछो आगे, लिखो फटाफट बस। दोबारा समझा दो, कमी रही कहीं को बताओ। अच्छा, इस देश में जो भी उत्पाद सेवा बनती हो उसकी जो भी वैल्यू हो और उसमें किसी प्रकार का मूल्य ह्रास होता हो, डेप्रिसिएशन, जैसे वो घटाएंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो नेट वैल्यू है जीडीपी की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक क्या? तो अब तुम एक बात का उत्तर जान चुके होगे कि जीडीपी ऑलवेज ग्रेटर देन एनडीपी, जीडीपी हमेशा एनडीपी से ज्यादा होगी, ठीक क्या? क्वेश्चन तैयार रखे, दिमाग में ध्यान रखना कि जीडीपी निम्न में किससे अधिक होगी, तो हमेशा ही जीडीपी एनडीपी से अधिक होगी। लिखो बात ये, जीडीपी ऑलवेज ग्रेटर देन एनडीपी। जीडीपी क्या है? क्लियर। एनडीपी क्या है? क्लियर, ठीक। अब आगे चले। अगला टर्म है जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड, ग्रोस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य संवर्धन, ग्रोस वैल्यू एडेड, व्हाट इज जीवीए? तो तुम जीवीए बताओ क्या चीज है जीवीए? जीवीए क्या चीज है जिसका संबंध जीडीपी से ही है, लेकिन क्या है, क्या बातचीत है ये, और तुमने वो बात सुन ली? जी बता दीजिए, बेसिक प्राइस का मतलब क्या? चलो, तुमने बात सुन ली, अब समझो जरा बातचीत एक बार। अभी तुमने एक बात कही थी कि ये लोहा है, ठीक, इसका इस्तेमाल करके किसी ने क्या बनाया है?
इस्पात किसी ने बनाया है इंजन, और उससे अंतिम में बन गई है ट्रैक्टर, कार, एटसेट्रा। ठीक, तो किसी भी उत्पाद की एक यात्रा तो ये है, किसी भी उत्पाद की एक यात्रा ये है, वो कपास से बनता हो, वो किसी भी सामान से बनता हो, तो वो बन गया अंतिम उत्पाद। अब इसके ऊपर लगने वाला है क्या, इस देश में कि उत्पाद बेचना है कमर्शियली, तो कंपनी खोलनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा उस उत्पाद को, फिर बेचना पड़ेगा। सरकार क्या लेगी उसके ऊपर, टैक्स। सरकार ने क्या रखा है, कोई गाड़ी अगर 4 मीटर तक की है तो 28% लेंगे इसके ऊपर जीएसटी। जीएसटी रही अलग, बाकी क्या लेंगे, परिवहन कर लेंगे, गाड़ी का नंबर पास करने वाला कर लेंगे, आरटीओ वाला। तो अगर 4 मीटर से जरा से भी अधिक है तो फिर कितना लेंगे हम इसके ऊपर, 44%। तो अब क्या आ चुकी है, इस प्रकार की ही एसयूवी सारी जितने मार्केट में आज की तारीख में है 4 मीटर के अंदर वाले, कीमत एकदम से घट जाती है, और अंतर कितना आता है, लाखों का, कई कई लाख का अंतर आता है। तो सरकार क्या ले रही है उत्पादों के ऊपर, टैक्स। ठीक, अलग अलग प्रकार के टैक्स है, हमने सारे जोड़ दिए। अब सरकार को लगा कि यार हमारा किसान तो पहले ही बड़ी दिक्कत में है, उसे हमें कुछ राहत देनी चाहिए। तो सरकार चाहे तो क्या दे सकती है उसे, कुछ छूट। क्या दे देगी उसे, कुछ छूट, सब्सिडी। अब तुम एक बात का अंतर बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड सब्सिडी। दोनों का मतलब छूट है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है। डिस्काउंट चल रहे हैं नेट पे, बाजार पे, ठीक, क्या 50%, 60%, 80%, हम चल रहे कंफ्यूज जी। दोनों में क्या अंतर है, सब्सिडी एंड डिस्काउंट। क्यों देगी सरकार, दोनों में अंतर है। कैसा अंतर है, ना जी कोई मतलब नहीं इस बात का। अंतर इस चीज का है, दो बातों का अंतर है। एक तो अंतर है आपकी नीड्स का, और एक अंतर है आपकी डिजायर्स का। यही दो वर्ड हैं। अगर सामान आपकी जरूरत का है और आपके जीवन जुड़ा हुआ है, जीवन से जुड़ा हुआ, ठीक, और उसे प्राप्त करने में आप सक्षम नहीं हो, निर्धन, गरीब, विकलांग, अन्य समस्या आपके साथ हैं, तो सरकार हमारी पालक है, वो हमारे लिए खड़ी है तैयार। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम क्या लो, 1 रुपये किलो का चावल, 2 रुपये किलो का अनाज, इतने रुपये किलो का ये सामान। यदि आप अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते तो सरकार आपका बोझ उठाएगी, ठीक, और उसका नाम क्या होगा, सब्सिडी, जनता के हित में। बाजार में दुनिया भर के सामान हैं, तुम कहने लगो कि सरकार आईफोन दिलवाने में क्या देना शुरू कर दे, सब्सिडी। सरकार का ऐसा कोई मनसा नहीं है। यानी जो न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं उन्हें पूरा करवाने में सरकार तुम्हारा बोझ अपने ऊपर उठाएगी, ठीक, क्या खाने का, पीने का, अन्य का। अब तुम एक बात का उत्तर दो, तुम बाजार से कुछ सामान लेने गए, कहाँ पे, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पे, और वहां तुमने क्या ले लिया, 10 किलो अनाज और 20 किलो कुछ और सामान, 30-35 किलो, और तुम क्या दे के आए, 30-40 रुपये। 1 रुपया सरकार क्यों ले रही है, छोड़ दे, 1 रुपया में क्या करना है 1 रुपये का, ताकि तुम्हारा स्वाभिमान बचा रहे, तुम्हें वह भीख ना लगे सरकार की ओर से। आत्मसम्मान के तहत तुम पैसे दे के आओ और सामान लेके आओ कि भिजवाया है हमारी सरकार ने, उसे हमारी फिक्र है, ठीक, लॉकडाउन में, काम बंद होने में या अन्य में, ठीक, आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए। तो क्या अंतर है सब्सिडी और छूट में। तो सरकार ने कोई उत्पाद बहुत जरूरी हुआ कि बच्चों की पेंसिल है, इस पे हमें कम से कम क्या लगाना है, टैग,
तो किसी उत्पाद पे सरकार ने फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये टैक्स लगा दिया, और उसके बाद सरकार क्या चाहती है कि अगर कोई आवश्यक सामान है तो हम क्या दे देंगे उसके ऊपर, कुछ छूट, सब्सिडी। और उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी, उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी, असली बाजार का भाव क्या होगा? उस वस्तु या उत्पाद का बाजार मूल्य, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक, इसी का नाम है जीडीपी। तो इसमें जीवीए कहां है? ना जी, सब्सिडी सब्सिडी इसे कहते हैं जीवीए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम एक बात समझो, तुम्हारे आसपास चारों तरफ किसान है गन्ना बेल्ट के, ठीक, सब गन्ना पैदा करते हैं। उनका गन्ना तो उन्होंने बेच दिया सीधा चीनी मिल को, ठीक क्या, और चीनी मिल वाले के पास गन्ना पहुंच गया। अब उस गन्ने के अंदर कितना वैल्यू एडिशन हो सकता है, उसी गन्ने से चीनी मिल मालिक बना रहा है एथेनॉल, जो ब्लेंड हो रहा है पेट्रोल के अंदर, उसी से बना रहा है चीनी। और चीनी भी कई प्रकार की, सल्फर फ्री, सल्फर फ्री। जो गरीब गुरबा वो तो फालतू बात पूछते नहीं है, वो तो केवल एक बात पूछते हैं, ये किस भाव है, ठीक है। और जिन पे थोड़ा ज्यादा पैसा है, इसमें क्या क्वालिटी है, बढ़िया वाली कौन सी है, तो ये सल्फर फ्री है, यानी आप बोल सकते हो कम केमिकल वाली चीनी, या लगभग केमिकल फ्री चीनी। कॉस्ट क्या आती है, ज्यादा। जिस रंग का गन्ने के अंदर से रस निकल रहा है, उसे फिल्टर करना और बिल्कुल चमकदार सफेद बनाना, उसमें लगते हैं केमिकल्स। वो केमिकल्स कम से कम लगे, सल्फर उसमें से हटा दें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो क्या बन जाए, सल्फर फ्री। इसके पैकेट भी आते हैं किलो, 2 किलो, 5 किलो तक के, और जो बड़े बड़े महानगर हैं वहां बिकते हैं। हमारे आसपास तो क्या चल रही, ठीक। तो एथेनॉल क्या, चीनी, और इसके ढेरों प्रोडक्ट हैं, ढेरों। दुनिया में धरती पे है दो ही सामान है, एक कच्चा तेल और एक गन्ना, जिनका हर सामान इस्तेमाल होना है, कोई वेस्ट ही नहीं है, जीरो वेस्टेज। क्या बना दिया, किसी ने बना दिया लीकर, शराब। किससे बनेगी, गन्ने से बनने वाली शराब का नाम है रम। गन्ना तो एक ही था, उससे कितने उत्पाद बन रहे हैं, गन्ने के अंदर कितना वैल्यू एडिशन हो चुका है, गन्ने के अंदर कितना वैल्यू एडिशन हो चुका है। जितने भी ये उत्पाद बने हैं, इन सारे उत्पादों पे अब क्या लगने वाला, टैक्स लगने वाला है। और सरकार अगर चाहे, उसकी मर्जी, वो क्या दे दे, सब्सिडी, और फिर पता लगे कि उसके बाजार में क्या भाव है। और बाजार में किसी वस्तु के जो भाव है अंतिम, उसका नाम है क्या है, जीडीपी। तो वैल्यू एडिशन वो चीज है जो किसी उत्पाद या सेवा के अंदर वैल्यू एडिशन करता है, ठीक है, उत्पाद हो चाहे सेवा हो। अगर अब तो तुम बैठे सामान्य से हॉल में, सामान्य से क्लासरूम में, अगर बहुत तकड़े वाले क्लासरूम हो, बहुत भयंकर वाले ऑफिस हो, तो जो फीस तुमसे ली जा रही वो एकदम क्या हो जाएगी, 4 गुना। चुकाना किसे, चुकाना अंतिम से तुम्हें ही है। जितने बड़े हॉल में, जितने बड़े मॉल में, जितने बड़े सामान में तुम जाओगे, सारा खेल तुमसे ही होना है, ठीक है। तो हर चीज के अंदर जैसे ही वैल्यू एडिशन होता जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। दूध की वैल्यू कुछ नहीं है,
जो दूध बेच रहे हैं उन्हें कुछ नहीं बचता। ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं बचता? उनकी मेहनत की वैल्यू भी उन्हें नहीं मिलती, उसके दाम में वहां कुछ भी नहीं है। यानी 30, 40, 50 रुपए किलो तक दूध है, वो भी बहुत कम जगह। और जैसे वो बाजार में आ रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि उसके ढेर उत्पाद बनने शुरू हो गए हैं। क्या हो गया इसका? वैल्यू एडिशन। यानी दूध की वैल्यू है नहीं, लस्सी बनते 50 रुपए गिलास। क्या करते हैं इसके अंदर? वैल्यू एडिशन। तो किसी उत्पाद में कितना वैल्यू एडिशन हुआ या नहीं हुआ, अगर ये चेक करना हो तो कहां पहुंचिए? यहां ना पहुंचिए, कहां चलिए? जहां उत्पाद अभी कच्चे फॉर्म में है, कि लोहे के अंदर कैसे वैल्यू एडिशन करें ताकि इसकी वैल्यू क्या मिले? ज्यादा। तो ये होता है क्या? जीवीए। तो जिस दिन कोई देश अपने उत्पाद व सेवाओं की वैल्यू एडिशन अधिक करना शुरू करता है तो उसे लाभ होना शुरू होता है। क्या? समझो बात अब जरा। अंतर जीवीए और जीडीपी में, ये अर्थव्यवस्था का वह दर्पण है जो हमें दिखाता है अर्थव्यवस्था किसके दृष्टिकोण से? उत्पादक के दृष्टिकोण से। कि आपसे कोई ले गया फल सब्जियां, अगर तुम मंडी में चले गए कभी भूल के भी, तो तुम देख के जाओगे चकित कि जो सामान तुम्हें बाजार में मिल रहा है, जो सेव बाजार में आज 160, 150 रुपए किलो है, मंडी में वो जस्ट हाफ दाम में है, हाथ से भी कम, हाफ से भी कम। यानी बीच में केवल मंडी से शहर में चंद आदमियों के हाथ में वो चीज गई, एकदम डबल ट्रिपल हो गया। ठीक? यानी जिस किसान ने वो सेब उगाए थे उसे तो लाभ मिला कम, और इसने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, केवल सिस्टम और पैसे के दम पे वो उसमें मुनाफा कितना ले रहा है? 50%। क्या कर रहा है? पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि, और एकदम दाम दुगने। तो वैल्यू एडिशन हो किसके लिए? जो काम यहां चल रहा है वही काम कौन कर ले? किसान। अगर तुम सब शहर में दूध पीने वाले हो तो दूध बेचने वाले क्यों ना अपनी कंपनी बना ले, और क्यों ना दूध को साफ करके फिल्ट्रेशन मशीन लगा ले, और क्यों ना उसे पैकेज में पैक करके देना शुरू कर दे। मुंबई में, बड़े महानगरों में, रुड़की में खेल शुरू हो चुका है। अब दूध दो प्रकार का आता है, एक आता है पॉलिथीन के अंदर, जिसे मदर डेयरी, अमूल या अन्य बेच रहे हैं या आंचल, और एक आ रहा है बोतल के अंदर। ये 100 रुपये लीटर है, प्योरिटी और पॉलिथीन फ्री, प्लास्टिक फ्री दूध। यानी ये बोतलों में ही आता है, आज बोतल लग गए, कल नहीं दे गए, पुरानी ले गए, और बिल्कुल प्योर दूध के नाम पे ऐसे ढेरों कंपनियां काम कर रही हैं। ठीक? क्या कि गाय का या उसका हर्बल दूध, आयुर्वेदिक दूध या अन्य दूध, कि हम क्या नहीं खिलाते गाय को? यह चारा जिसमें केमिकल हो। तो अलग अलग ब्रांडिंग शुरू हो गई। यानी अब कैसे वैल्यू एडिशन करें किसानों का, उत्पादकों का? तो जनता तो कहां लुट रही है? महंगे सामान से। इसे कहते हैं अर्थव्यवस्था का वह दर्पण जो दिखाता है उपभोक्ता का दृष्टिकोण। जीडीपी है अर्थव्यवस्था का उपभोक्ता के हिसाब से वर्णन, कि बाजार में क्या भाव है। तो किसी उत्पाद के बाजार के जो भाव हैं हम तो वो भुगत रहे हैं, टैक्स वगैरह सब शामिल करके, इनका लाभ उत्पादक को मिलता है कि नहीं? ये है जीवीए। तो 2015 से भारत सरकार ने जीडीपी के साथ साथ जीवीए का भी गणना करनी शुरू कर दी है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, भारत सरकार ने 2015 से जीवीए की गणना भी शुरू कर दी है, ताकि इस बात का पता लगे कि जो हमारा उत्पादक है, वो किसान हो या कोई भी अन्य हो, उसे लाभ हो रहा है या नहीं। इतनी बात लिखी तो बताओ, आगे बढ़े उत्तराखंड पे। ठीक, चलते हैं उत्तराखंड में।